हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जीवेश यादव। तो आज की क्लास में अपन जो है गोविंद पारिक जी के तुलनात्मक अध्ययन का 38 नंबर का जो पेज है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या है, औषध द्रव्यों का संग्रहण काल बताया गया है। ठीक है, कि कौन से जो आपके औषध हैं उनका कब कब संग्रह करना चाहिए। तो आचार्य चरक ने यहाँ पे आपका एक श्लोक बोला है। आचार्य चरक के अनुसार जब अपन बात करते हैं तो औषध द्रव्यों के संग्रहण में उन्होंने बोला है कि तेषाम शाखा पलाशम मरीचम मरीचम प्ररूढ़ वर्षा वसंत ग्रहाय वसंतो यो ग्रहाय ग्रीष्म मूलानि शिशिरे व शीर्णे प्ररूढ़ं पर्णना सरदानि त्वक् कंदक्षीराणि हेमंते शाराणि यथार्थो पुष्पफलामिति। ठीक है, तो ये क्या है, मेनली इसमें आपका ये बोला गया है, क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं उसको अपन देख लेते हैं। ठीक, कि सबसे पहले यहाँ पे आपका जो अगर आप क्या है शाखा वगैरह का अगर आप क्या है संग्रहण कर रहे हो, ठीक है, तो शाखा पलाश, ठीक है, और आपका क्या बोल सकते हैं कि अचीर जो आपका प्ररूढ़ है, ठीक है, उनका अगर आपको संग्रह करना है तो मेनली वसंत और आपका वर्षा ऋतु में करना है। तो शाखा पलाश अचीर प्रारूढ़ है उसका संग्रह करना है तो वर्षा व वसंत में करना चाहिए। इसी प्रकार मूल या फिर शीर्ण प्रारूढ़ पर्ण है उसका अगर संग्रह करना है तो ग्रीष्म तथा शिशिर ऋतु में करना चाहिए। तथा त्वक कंद और क्षीर का अगर संग्रह कर रहे हो तो शरद ऋतु में करना चाहिए। तो त्वक कंद और क्षीर का संग्रह शरद ऋतु में करना चाहिए। जो सार होता है उसका संग्रह हेमंत ऋतु में करना चाहिए। और फल तथा पुष्प का जो संग्रह है जिस ऋतु में आता है उस ऋतु में करना चाहिए, यानी कि यथा ऋतु जिस ऋतु में आपको उत्पन्न होता है उस ऋतु में आपका जो फल एंड पुष्प है उसका जो है संग्रह करना चाहिए। तो क्या क्या हमने देखा, शाक पलाश तथा अचीर प्राणूर का मेनली संग्रह वर्षा वसंत में वीवी, ठीक है। तो इसके अलावा मूल शीर्ण पर जो आपका इसके अलावा मूल हो गया, शीर्ण प्रारूढ़ पर्ण हो गया, ठीक है, इसका मेनली ग्रीष्म और शिशिर ऋतु में। त्वक कंद क्षीर का संग्रह जो है मेनली शरद ऋतु में। सार का मेनली हेमंत ऋतु में। फल व पुष्प का जो संग्रह है वो क्या है जिस ऋतु में आता है उस ऋतु में उसका संग्रह करना चाहिए। इसके बाद में अपन यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में इसको थोड़ा देखते हैं कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में क्या क्या चीज़ बोला गया है। तो यहाँ पे बात करें आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो आचार्य सुश्रुत ने मेनली शिशिर ऋतु में तो किसी का नहीं बताया है, ठीक है, लेकिन राजनिघट्टू ने मेनली शिशिर ऋतु में जो मूल है, ठीक है, सुधार लेने स्पेलिंग, ठीक है, मूल है उसके संग्रह करने के विषय में बताया है। ठीक है, तो शिशिर ऋतु में मेनली मूल के संग्रह करने के विषय में बताया है। वसंत ऋतु में आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने सार को बोला है, जबकि वसंत ऋतु में राजनिघट्टू के अनुसार पुष्प का संग्रह करना चाहिए। तो क्या है, वसंत ऋतु में आचार्य सुश्रुत के अनुसार सार का संग्रह करना चाहिए, जबकि राजनिघट्टू के अनुसार वसंत ऋतु में पुष्प का संग्रह करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में मेनली आचार्य सुश्रुत के अनुसार फल का संग्रह करना चाहिए, जबकि राजनिघट्टू के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में पत्र का संग्रह करना चाहिए। तो ग्रीष्म ऋतु में आचार्य सुश्रुत के अनुसार फल का संग्रह करना चाहिए, जबकि राजनिघट्टू के अनुसार ग्रीष्म ऋतु में पत्र का संग्रह करना चाहिए। इसी प्रकार प्राविड तथा वर्षा ऋतु के विषय में बात करें तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार मूल व पत्र का संग्रह करना चाहिए। तो प्राविड व वर्षा ऋतु में आचार्य सुश्रुत के अनुसार मूल तथा पत्र का संग्रह करना चाहिए, ठीक है, जबकि राजनिघट्टू ने वर्षा ऋतु के विषय में नहीं बताया। फिर बात करते हैं शरद ऋतु में, तो शरद ऋतु में आचार्य सुश्रुत ने त्वक व कंद का संग्रह करने के विषय में बताया। क्या बोला है, शरद ऋतु में आचार्य सुश्रुत ने त्वक व कंद का संग्रह करना चाहिए, जबकि राजनिघट्टू ने जो है पंचांग के संग्रह करने के विषय में बताया। तो शरद ऋतु में आपका जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने त्वक व कंद का संग्रह करने के विषय में बताया है, जबकि राजनिघट्टू ने मेनली पंचांग का संग्रह करने के विषय में बताया। हेमंत ऋतु के विषय में बात करें तो हेमंत ऋतु में सुश्रुत के अनुसार क्षीर का संग्रह करना चाहिए, जबकि राजनिघट्टू के अनुसार आपका कंद का संग्रह करना चाहिए। तो हेमंत ऋतु में आचार्य सुश्रुत के अनुसार क्षीर का संग्रह करना चाहिए, जबकि राजनिघट्टू के अनुसार कंद का संग्रह करना चाहिए। तो ये मेनली यहाँ पे बताया गया है। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या है, शिशिर ऋतु में पहला तो कुछ ने बोला है, ठीक है, जबकि आपके राजनिघट्टू है उन्होंने जो मूल है, ठीक है, उसका संग्रह करने के विषय में बताया। तो ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। इसका कोड याद रखना, क्या है इसका कोड, ठीक है, तो कोड यहाँ पे है आपका ये है, ठीक है, 10 SF MP
10 SF MP TKD, 10 SF MP TKD, ठीक है। शिवग्री, वर्षा, शरद, हेमंत, ये तो आपको सीक्वेंस याद ही होगा पहले से ही, जैसे हमने ऋतु हरितिके में भी याद कराया था, ठीक है। तो आपको ये तो सीक्वेंस याद होगा, ठीक है। क्या है आपका 10 S MP TKD, 10 S MP TKD। अब इसको डिकोड करते हैं, ठीक है। पहला का तो आपका कुछ नहीं है, ठीक है। पहला आपका मेनली जो है कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहला आपका ज़ीरो हो गया। तो पहला क्या हो गया आपका मेनली, पहला जो है आपका ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो पहला तो आपका ज़ीरो हो गया। उसके बाद में आप देखो SF का मतलब क्या है आपका जो सार है, ठीक है। सार जो है, ठीक है, वो आपका दूसरा हो गया, ठीक है। तो पहला आपका तो ज़ीरो हो गया, सार जो है वो आपका क्या है मेनली दूसरा हो गया, यानी कि वसंत में मेनली सार का संग्रह करना चाहिए, ठीक है। फिर ग्रीष्म में मैंने बोला था शिवग्री, ग्रीष्म में क्या है आपका फल का संग्रह करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आपका क्या है एमपी से क्या है मूल और पत्र हो गया, ठीक है। तो एमपी मूल पत्र का वर्षा ऋतु में मेनली जो है संग्रह करना चाहिए। प्रावित ऋतु को मेनली आचार्य सुश्रुत ने बताया है, इस वजह से वर्षा और प्रावित में मूल और पत्र का संग्रह करना चाहिए। फिर उसके बाद में अपन लोगों ने बात किया टीकेडी मतलब शरद जो ऋतु है उसमें त्वक व कंद का संग्रह करना चाहिए। और डी से आपका क्या है सॉरी आपका जो त्वक और कंद है, ठीक है, त्वक और जो आपका कंद है, ठीक है, उसका संग्रह जो है मेनली आपका सुश्रुत ने शरद ऋतु में बताया है। और शीर जो है, ठीक है, उसका जो संग्रह है हेमंत ऋतु में बताया, ठीक है। तो 10 SF MP TKD ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मेनली इसका कोड है, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। राजनिखट्टे को अनुसार इसका जो कोड है वो MP पत्र OPK, MP पत्र OPK मतलब जो आपका शिशिर है उसमें क्या है एम से मूल, ठीक है। उसके बाद में आपका पुष्प वसंत में, उसके अंदर पत्र का ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा में कुछ नहीं बताया है, ठीक है। फिर शरद ऋतु में पी से पंचांग और के से हेमंत ऋतु में कंद। तो ये आपको मेनली याद रखना है, ठीक है। फिर सारंगधर के अनुसार वमन तथा विरेचन द्रव्यों का संग्रह वसंत ऋतु के अंत में करना चाहिए। तो आचार्य जो सारंगधर उसके अनुसार क्या है वमन तथा विरेचक द्रव्यों का जो संग्रह है वसंत ऋतु के अंत में करना चाहिए। अन्य द्रव्यों का संग्रह शरद ऋतु में सरल अवस्था में करना चाहिए। इसके अलावा अन्य जो द्रव्य हैं उनका संग्रह शरद ऋतु में सरल अवस्था में करना चाहिए। इसके अलावा सिरा और धमनी का जो मूल है चरक के अनुसार हृदय को बताया गया है, सुश्रुत के अनुसार नाभि को बोलाया गया है, तथा वांगभट के अनुसार सिर तथा धमनी को माना गया है। धमनी, सिर और धमनी का जो मूल है चरक के अनुसार हृदय है, सुश्रुत के अनुसार नाभि है, व वांगभट के अनुसार सिर तथा धमनी को बताया गया है, ठीक है। तो ये इसी के हिसाब से अपन इसका पासवर्ड रखेंगे, ठीक है। सिरा धमनी का जो मूल है वो किसने माना है, चरक ने आपका हृदय को बोला है, ठीक है। सुश्रुत ने आपका नाभि को बोला है, ठीक है। और जो वांगभट जी हैं उन्होंने क्या है आपका सिर एंड धमनी दोनों को बोला है। तो ये मेरे लिए आपका पासवर्ड रहेगा, ठीक है, CHSNVSD, ठीक है, ये मेरे लिए इसका पासवर्ड रहेगा। फिर उसके बाद में बात करते हैं व्रण के स्थान के विषय में। तो व्रण के स्थान के विषय में बात करें तो व्रण के जो 8 स्थान बताए गए हैं, व्रण के कितने स्थान बताए गए हैं, टोटल 8 स्थान बताए गए हैं। त्वक, मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, मेद, कोष्ठ और मर्म, ये जो है 8 आपके व्रण वस्तु हैं, ठीक है। मतलब 8 जो है व्रण के स्थान बताए गए हैं चरक के अनुसार। तो कौन से ये 8 नाम याद रखना है। त्वक हो गया, मांस हो गया, शिरा हो गया, स्नायु हो गया, अस्थि हो गया, मेद हो गया, इसके अलावा आपका कोष्ठ हो गया और आपका मर्म, ठीक है। ये टोटल आपके मर्म के 8 स्थान आचार्य चरक के अनुसार। आचार्य सुश्रुत के अनुसार बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने भी लगभग सिमिलर ही बताया है, ठीक है। उन्होंने क्या किया है जो मेद है, ठीक है, मेद है उसको ना बोल करके उन्होंने क्या है संधि को माना है, ठीक है। यही बस अंतर है, बाकी सब सिमिलर है। जैसे कि त्वक हो गया, मांस हो गया, शिरा हो गया, स्नायु हो गया, अस्थि हो गया, ठीक है, संधि, कोष्ठ और मर्म, ठीक है। ये टोटल 8 जो है स्थान आचार्य सुश्रुत ने माने हैं। क्या अलग बोला है तो आपका जो मेद है वो आचार्य चरक ने बताया है, ठीक है। और आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने क्या है संधि को माना है। तो ये आपको याद रखना है। फिर श्रेष्ठ अंजन के विषय में बात करते हैं। तो श्रेष्ठ अंजन के विषय में बात करें तो आचार्य जो चरक है उन्होंने सविरांजन को श्रेष्ठ बताया है।
आचार्य चरक ने क्या बोला है, सविरांजन जो है वो श्रेष्ठ होते हैं, यह आचार्य चरक का कहना है। जबकि आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने श्रोतांजन को श्रेष्ठ माना है। तो श्रेष्ठ अंजन की विषय में बात करें तो आचार्य चरक ने सविरांजन को श्रेष्ठ बोला है, जबकि आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने श्रोतांजन को श्रेष्ठ माना है। तो चरक सविरांजन, सुश्रुत श्रोतांजन, ये मेनली बोला गया, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। तो वर्षा ऋतु में जो आपका सेवन योग्य कौन सी चीज़ हैं, किनका किनका आप सेवन कर सकते हो वर्षा ऋतु में। तो सबसे पहले आचार्य चरक ने बोला है, ठीक है, इसमें अम्ल लवण तथा स्निग्ध सेवन करना चाहिए, मतलब जो कूप का जो जल है उसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है अम्ल लवण स्निग्ध जो द्रव्य है उनका सेवन करना चाहिए तथा कूप के जल का सेवन करना चाहिए। ठीक है, वर्षा ऋतु में। ये किसने बोला है, आचार्य चरक ने बोला है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, तो कटु तिक्त कषाय जो है द्रव्य है उनका सेवन करना चाहिए वर्षा ऋतु में। तो कटु तिक्त कषाय द्रव्य का सेवन करने के विषय में वर्षा ऋतु में बताया आचार्य सुश्रुत ने, तथा अंतरिक्ष जल का सेवन करना चाहिए वर्षा ऋतु में, ये उन्होंने कहा है। तो ये इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि रस से मेनली क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखना कि आचार्य चरक के अनुसार वर्षा ऋतु में कौन से द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। तो अम्ल लवण स्निग्ध जो द्रव्य है उनका सेवन करना चाहिए और कूप के जल का सेवन करना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है, कटु तिक्त कषाय द्रवों का सेवन करना चाहिए व अंतरिक्ष जल का सेवन करना चाहिए वर्षा ऋतु में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर वातिक शोथ के विषय में क्या बोला है, वातिक शोथ जो होता है आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान ने बोला है कि वातिक जो शोथ होते हैं वो दीवा बली होता है। ठीक है, मतलब दिन में बलवान होता है, और जो कफश शोथ होता है वो रात्रि बली होता है, यानी कि रात में बलवान होगा। ठीक है, तो जो वातिक शोथ है वो क्या है, दीवा बली, ये जो है वर्डिंग यूज़ किया है। ठीक है, चरक ने चिकित्सा में वातिक शोथ के लिए और कफश शोथ के लिए रात्रि बली मेनली जो है प्रयोग किए हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो द्वंद्वज योनि व्यापद के विषय में बताया गया है। तो द्वंद्वज जो योनि व्यापद है, द्वंद्वज दो दोष है, नाम से ही समझ में आ रहा है, द्वंद्वज योनि व्यापद कौन से हैं, तो वातज पित्तज। ठीक है, मतलब दोष प्रधान है, दो दोष कौन से हैं वो द्वंद्वज में, वात पित्तज, और इसके अंतर्गत वामनी और परिप्लुता को रखा है। ठीक है, आचार्य चरक के अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा, तो प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा का जो प्रयोग है, ठीक है, वो किसके लिए किया जाता है, तो प्रतिमार्ग हरणम च रक्त पित्त विधेय, यानी कि रक्त पित्त में किया जाता है। ये चीज़ याद रखना, ये प्रॉपर कोटेशन आपको देखने को मिल जाए कि प्रतिमार्ग च हरणम डैश के लिए किया जाता है, तो मेनली रक्त पित्त के लिए किया जाता है। प्रतिमार्ग हरणम च जो चिकित्सा है वो किसके लिए किया जाता है, रक्त पित्त के लिए किया जाता है। फिर बात करते हैं प्रतिद्वंद चिकित्सा। तो प्रतिद्वंद जो चिकित्सा है उसके विषय में बताया गया है कि काम शोक भय क्रोध हर्ष लोभ संभव परस्परे प्रतिद्वंद भीरैव समनानय, यानी कि जो उन्माद है उसमें प्रतिद्वंद चिकित्सा का विधान बताया गया है। ठीक है, जो आपका काम शोक भय क्रोध हर्ष, ठीक है, लोभ में परस्पर क्या है, प्रतिद्वंद चिकित्सा करते हैं। तो प्रमुख रूप से जो है चरक चिकित्सा का आपका उन्माद चिकित्सा जो अध्याय उसमें क्या है, प्रतिद्वंद चिकित्सा का वर्णन किया गया, जिसमें आपका काम में क्रोध तथा क्रोध में काम करना चाहिए। इसी प्रकार शोक में हर्ष तथा हर्ष में शोक करना चाहिए। ईर्ष्या में लोभ तथा लोभ में ईर्ष्या उत्पन्न करना चाहिए। ये क्या है, मेनली आपका प्रतिद्वंद चिकित्सा कहलाता है। तो काम में क्रोध को उत्पन्न करना और क्रोध में काम को उत्पन्न करना, शोक में हर्ष को उत्पन्न करना और हर्ष में शोक को उत्पन्न करना, ईर्ष्या में लोभ को उत्पन्न करना और लोभ में ईर्ष्या को उत्पन्न करना। ठीक है, इस प्रकार से जो रोग है उसको शांत करना, ये क्या कहलाएगा, आपका प्रतिद्वंद चिकित्सा कहलाएगा। ठीक है, एक दूसरे को जो अपोजिट रहेगा। फिर बात करते हैं जुगुप्स चिकित्सा। जुगुप्स चिकित्सा क्या होता है, तो जुगुप्स चिकित्सा के विषय में राज्यक्षमा में जुगुप्स चिकित्सा का विधान बताया गया। तो राज्यक्षमा में मेनली जो आपका जुगुप्स चिकित्सा है उसका वो विधान बताया गया है। ठीक है, तो याद रखना जुगुप्स चिकित्सा का वर्णन किसके लिए किया गया है, तो राज्यक्षमा के लिए किया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पे अपन बढ़े हम, तो उदाहरण के लिए यहाँ पे आपका बोला गया है कि आपका जो आपका गिद्ध हो गया, ठीक है, उल्लू हो गया, सॉरी, हाँ, गिद्ध हो गया, ठीक है, उल्लू हो गया, नीलकंठ के मांस को मोर का मांस कह करके खिलाएं। ठीक है,
तो इनका जो मांस है उसको क्या है, नीलकंठ के मांस को मोर का मांस कह करके खिलाएं। इसके अलावा कौवे के मांस को तीतर का मांस कह करके खिलाएं। ये क्या कहलाता है आपको, जुगुप्त चिकित्सा कहलाता है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कर रहे हैं, जो गिद्ध है, उल्लू है, ठीक है, इसमें नीलकंठ के समान जो मांस है उसको मोर का मांस कह करके खिलाया गया है। ठीक है, इसके अलावा कौवे का जो मांस है वो तीतर का मांस कह करके खिलाया गया है। तो ये क्या कहलाता है, जुगुप्त चिकित्सा के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला गया है वैद्यसात चिकित्सा। वैद्यसात चिकित्सा एक्चुअली में क्या है, तो वैद्यसात जो चिकित्सा है वो क्षय तथा कास एवं आवृतवात में किया जाता है। तो क्षय जो कास है, ठीक है, क्षय कास हो गया, एवं आवृतवात है, ठीक है, उससे जो पीड़ित व्यक्ति है उसमें क्या है, वैद्यसात जो चिकित्सा है वो किया जाता है। ठीक है, इसका आपका चरक चिकित्सा का श्लोक भी है। ये क्या बोला गया चरक चिकित्सा में, दीपनम गृहणम च वो श्रोतांसी च विशोधनम व्यात्सायत क्षयज का सभ्यो बल्यम सर्व हितम भवे। ठीक है, तो ये मेनली आपका बताया गया, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसके लिए, क्षय काश के लिए मेनली व्यात्सायत जो चिकित्सा है वो किया जाता है। ठीक है, जो आवृतवात से है, ठीक है, उसके लिए। फिर उसके बाद में बात करते हैं आवृतवात की चिकित्सा। आवृतवात की चिकित्सा सूत्र, उसमें भी व्यात्सायत चिकित्सा करते हैं। ठीक है, तो उसका आपका चिकित्सा सूत्र यहाँ पे बोला गया है, क्रमामुष्णम मनुष्णम व व्यात्सायद चारियेत। ठीक है, तो वह व्यात्सायद चारियेत, ये मिलने के है आपका आवृतवात की चिकित्सा सूत्र है कि क्रममुष्णम मनुष्याणाम व व्यात्सायद अवचारियेत। ठीक है, एक महागद इति अभितत्वाभिनिवेश। ठीक है, तो आपका क्या है, महागत के अंतर्गत क्या है, अभितत्वाभिनिवेश को सम्मिलित किया आचार्य चरक ने। ठीक है, क्या बोला है, एको महागद इति अभितत्वाभिनिवेश। ठीक है, महागद में से एक क्या है आपका अभितत्वाभिनिवेश है। फिर आचार्य चरक का ही यहाँ पे और श्लोक बोला गया है कि महादोषा महागदा। ठीक है, तो महादोषा महागदा ये शब्द जो है मध्य के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार महामूलम महारोगा महावेगा महाशब्द महाबला, यह जो शब्द है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, यह जो श्लोक है वो आचार्य चरक ने मेरे लिए जो है महाहिक्का के लिए प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली लाइन लिखे आ जाएंगे तो याद रखना। ठीक है, कि एको महा इति किसके लिए यूज़ किया है, अभितत्वाभिनिवेश के लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, इसके अलावा महादोषा महागदा, यह जो शब्द है वो मध्य के लिए प्रयोग किया गया है। और बात करें महामूलम महावेगा महाशब्द महाबला, यह जो शब्द है वो महाहिक्का के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। फिर आगे अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ और पॉइंट जो है यहाँ पे आपके बच्चे हैं उसको अपन देख लेते हैं। तो महागदम महावेग गमनम अविच्छ अग्नि वच्ची ग्राहकारीम च। ठीक है, मतलब अग्नि के समान शीघ्रकारी रोग है वो क्या है, रक्त पित्त है। ठीक है, तो महागदम महावेगम अग्नि वच्छ वच्ची शीघ्रकारी च, मतलब अग्नि के समान जो शीघ्रकारी रोग होता है वो क्या है, रक्त पित्त है। तो ये जो वर्डिंग है वो किसके लिए है, रक्त पित्त के लिए है। तेसाम विकल्पो यश्यानो महाव्याधि हलिमका। ठीक है, तो क्या बोला गया है, जो महाव्याधि है वो हलिमक को माना है आचार्य चरक ने। ठीक है, तो तेसा विकल्पो यश्यानो महाव्याधि हलिमक, यानी कि जो महाव्याधि है उसके अंतर्गत हलिमक को माना है आचार्य चरक ने, तथा अग्नि के समान जो शीघ्रकारी जो रोग है वो रक्त पित्त है। तो ये चीज़ें आपको याद रहनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो वाला जो पेज है वो फिनिश होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे देखेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।